हेलो दोस्तों, वेलकम बैक वंस अगेन टू आवर चैनल बिलियन एजुकेशन। माय नेम इज़ यश और आज हम बात करने वाले हैं डिस्टिलेशन के बारे में। हालांकि डिस्टिलेशन के बारे में आप सबको पता होगा क्योंकि ये एक नेचुरल प्रोसेस इवेपोरेशन में भी देखा जाता है। ओके, तो आप सबको इसका आइडिया तो होगा ही। ओके साथियों, तो चलिए शुरू करते हैं कि डिस्टिलेशन एक्चुअल में होता क्या है। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मेथड है और ये यूज़ किया जाता है सेपरेट करने के लिए वोलाटाइल लिक्विड्स फ्रॉम नॉन वोलाटाइल इम्प्योरिटी। ओके, किसके लिए यूज़ किया जाता है? वोलाटाइल लिक्विड को नॉन वोलाटाइल इम्प्योरिटी से अलग करने के लिए। अब इसमें वोलाटाइल लिक्विड क्या होता है? जो जल्दी से वेपर में कन्वर्ट हो जाता है। जैसे गर्ल्स, आपको पता होगा एसीटोन यूज़ करते हो आप लोग। तो एसीटोन को अगर आपने एसीटोन की बॉटल ऐसे खुली रूम में छोड़ दी तो वो फट से इवेपोरेट होके पूरा बॉटल खाली हो जाता है। तो जो एसीटोन है वो क्या है? वोलाटाइल। ओके, या फिर आप ऐसे ले लो पानी और नमक। तो जो नमक है वो नॉन वोलाटाइल है, मतलब जल्दी वो वेपर में कन्वर्ट नहीं होता, बट पानी जो है वो वोलाटाइल है। और दूसरा, लिक्विड्स हैविंग सफिशिएंट डिफरेंस इन देयर बॉइलिंग पॉइंट, मतलब दो लिक्विड जिनके बीच में अच्छा खासा डिफरेंस है। जैसे एक लिक्विड का बॉइलिंग पॉइंट 60 डिग्री सेल्सियस है तो दूसरे का 100 डिग्री सेल्सियस है। तो दो चीज़ों के लिए ये यूज़ होता है। आप सब ने इस मेथड को जनरली ऑब्जर्व किया होगा द एरियाज विच आर नियर बाय द सी, जहाँ पे सॉल्ट फॉर्मिंग होती है। तो वो करते क्या है, जो ओशियन का वाटर है उसको लाके जो फार्मलैंड है उसमें स्प्रेड कर देते हैं और नेचुरल प्रोसेस से, नेचुरल फेनोमेना से जो पानी है वो इवेपोरेट होता है और वेपर के फॉर्म में किधर चले जाता है? ऊपर क्लाउड बना देता है। और जो दूसरा नमक है वो बच जाता है सॉइल के ऊपर। फिर उसको कलेक्ट करके आपने देखा होगा उसका हीप बना देते हैं फार्मर्स। जो फार्मर्स हैं वो उसका हीप बना देते हैं। और ये हीप कहाँ पे रहती है? जी हाँ, फार्मलैंड के बगल में ऐसे बड़े बड़ा आपने देखा होगा। ठीक है जी हाँ। तो आपको समझ में तो आ ही गया किन दो मेथड्स में, मतलब किन दो चीज़ों के लिए ये डिस्टिलेशन यूज होने वाला है। अब ये उसका apparatus देखिए। जो मिक्सचर है उसको आप यहाँ पे रखोगे तो ये क्या हो गया आपका? मिक्सचर। और ये जो डिवाइस है इसको बोलते हैं राउंड बॉटम फ्लास्क। आर भी लिखा गया, ये देखिए इसको बोलते हैं थर्मामीटर। थर्मामीटर टेम्परेचर चेक करने के लिए यूज होता है। और ये पूरी असेंबली जो है इसको कंडेंसर बोलते हैं। ये देखिए कंडेंसर। ओके, इसके अंदर से एक पाइप आते रहती है। हालांकि ये पाइप के ऊपर यहाँ से वाटर आउटलेट है। वाटर आउटलेट मतलब ऐसे पानी बोलते हैं ना, ऐसे पानी ऊपर की तरफ आता है और यहाँ से बाहर जाता है और यहाँ से पानी अंदर आता है। तो बेसिकली पानी का पर्पस क्या है? पानी वेपर को ठंडा करता है। तो देखिए इस पूरे प्रोसेस में होता क्या है, यहाँ से जब हीटिंग होगी तो इसमें जो वोलेटाइल लिक्विड है वो वेपर के फॉर्म में कन्वर्ट होगा। ओके, वेपर यहाँ जाएगी और ये कंडेंसर में ठंडी होकर लिक्विड में कन्वर्ट होकर यहाँ पे आ जाएगी। और अगर इसके अंदर सॉलिड है तो सॉलिड नीचे रह जाएगा। सॉलिड किधर रह जाएगा? नीचे। अब सॉलिड नीचे क्यों रह जाएगा? सिंपल सी बात है मेरे भाई। जो सॉलिड है, जो सॉलिड है उस वो नॉन वोलाटाइल है, मतलब वो जल्दी वेपर में कन्वर्ट होता नहीं और वेपर में कन्वर्ट होगा नहीं तो वो तो इस साइड जाने वाला नहीं है। तो ये था लिक्विड और नॉन वोलाटाइल सब्सटेंस का सेपरेशन। अब मान लीजिए अगर इसके अंदर दो लिक्विड आ गए, इसके अंदर क्या आ गए? दो लिक्विड। मान लीजिए लिक्विड ए है और लिक्विड बी है। ओके, जैसे ए मान लीजिए एसीटोन है और जो बी है वो क्या है? जो बी है वो वाटर है। तो होगा क्या, दोनों मिसिबल होते हैं, दोनों मिक्स होते हैं इजीली, क्योंकि एसीटोन भी पोलर होता है थोड़ा और वाटर भी पोलर है, तो दोनों मिक्स हो जाते हैं। तो पहले एसीटोन की वेपर बनेगी, पूरी एसीटोन की वेपर बनेगी। सर लेकिन वाटर की भी तो वेपर बन सकती है। जी हाँ, वाटर की भी वेपर बनेगी, लेकिन वो यहाँ पे है ना, यहाँ पे वॉल को स्टिक कर जाती है और वॉल को स्टिक करके नीचे आ जाती है। तो फट से पहले किसका वेपर बन जाएगा? जल्दी से वेपर किसका बनेगा? एसीटोन का। तो एसीटोन पूरा इधर अलग हो जाएगा और फिर बाद में जो लिक्विड होगा वो पूरा इसमें बचा होगा और वो क्या होगा? वाटर। तो इसका प्रिंसिपल क्या है? ये मेथड का प्रिंसिपल क्या है? हीट से पहले हम लोग लिक्विड को किस में कन्वर्ट कर देते हैं? वेपर में। और फिर वेपर को ठंडा करके वो लिक्विड को अलग कर देते हैं। और अगर जो सेकेंड पार्ट है वो अगर नॉन वोलेटाइल इम्प्योरिटी है तो वो राउंड बटन फ्लास्क में बन जाती है। और अगर वो एक दूसरा लिक्विड है जिसका बॉइलिंग पॉइंट हाई है तो वो भी राउंड बटन फ्लास्क में बच जाता है। अब यहाँ पे आप देख रहे हो वायर गॉज। क्या है? वायर गॉज। वायर गॉज इसलिए यूज करते हैं ताकि ये डायरेक्ट हीटिंग इस राउंड बटन फ्लास्क को ना मिल पाए, क्योंकि ग्लास का है तो इसके क्रैक होने का चांसेस होता है। अब यहाँ पे दोस्तों एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। देखिए इसमें जो आप देख रहे हैं वाटर का जो इनलेट है, मतलब वाटर जो है वो नीचे से आ रहा है और ऊपर की तरफ जा रहा है, बराबर, मतलब ऊपर से बाहर आ रहा है और नीचे से अंदर की तरफ जा रहा है। तो क्वेश्चन ये है ऐसा क्यों किया इन्होंने? जबकि अगर ये इनलेट ऊपर रखते, यहाँ पे आउटलेट की जगह पे अगर
इनलेट रखते तो पानी इजीली नीचे आता, और इजीली नीचे आता तो क्या हो जाता, फटाफट नेचुरल प्रोसेस से ग्रेविटी के थ्रू होता। लेकिन ये ऐसा क्यों होता है, मैं आपको बताता हूँ। यहाँ से पानी ऊपर की तरफ जाएगा, यहाँ से पानी किसकी तरफ जाएगा, ऊपर की तरफ। और ऊपर जब पानी जाएगा तो वो धीरे धीरे जाएगा, और धीरे धीरे जाएगा इसका मतलब क्या है, वाटर विल मूव अगेंस्ट द ग्रेविटी। देखिए ना, ये ऊपर की तरफ है ना, ऊपर की तरफ है, समझ में आ रहा है। और वाटर जैसे जैसे ऊपर जाएगा अगेंस्ट द ग्रेविटी, वो स्लोली स्लोली जाएगा, और स्लोली स्लोली जाते वक्त वो क्या करेगा, इसके अंदर जो वेपर है उस वेपर की हीट को एब्जॉर्ब कर लेगा। वेपर की हीट को क्या कर लेगा, एब्जॉर्ब कर लेगा। और जो वेपर है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, पूरा लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा। आया समझ में, हाँ या ना? जी हाँ। लेकिन अगर आप आउटलेट की जगह पे इनलेट रख दोगे तो पानी फट से नीचे आ जाएगा, मतलब पानी ठंडा ही होगा, और वो वेपर की हीट को अच्छे से अपने अंदर ट्रांसफर नहीं करवा पाएगा। यही पर्पज़ है कि जो आउटलेट है वो ऊपर की तरफ होता है, और जो इनलेट होता है वो नीचे की तरफ होता है। ठीक है, इसके आगे जो कुछ भी मैंने एक्सप्लेनेशन दिया वो सब कुछ यहाँ पे लिखा हुआ है। ये देखिए यहाँ पे सिंपल डिस्टिलेशन में यही सब एक्सप्लेनेशन आपको दिया होगा, तो आप लाइन टू लाइन उसे पढ़ सकते हैं। ठीक है, ऐसे। अब देखिए यहाँ पे एक एक्टिविटी दिया है, टू सेपरेट कंपोनेंट ऑफ अ लिक्विड मिक्सचर कंटेनिंग एसीटोन। तो देखिए ये एसीटोन है, और ये दूसरा क्या है, दूसरा वाटर है। तो बताइए पहले किसका वेपर बनेगा, एसीटोन का, और वो रिसीवर में आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, और वाटर इसके अंदर रह जाएगा। अब पूरा इसको एक्सप्लेन किया गया है कैसे ये होता है। तो इसके अंदर प्रिंसिपल क्या है, बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, एक ऐसा टेम्परेचर जिसपे लिक्विड किस में कन्वर्ट हो जाता है, वेपर में। मतलब बॉइलिंग पॉइंट पे लिक्विड का वेपर प्रेशर और एटमॉस्फेरिक प्रेशर बराबर हो जाता है। अब देखिए मैं कुछ भयंकर शब्दों का नाम शब्दों का यूज कर रहा हूँ, जैसे वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड बिकम्स इक्वल टू व्हाट, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ओके, तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर आपको पता है 1 एटमॉस्फेयर होता है। अब ये वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड क्या होता है प्यारे बच्चों, ये आपको पता चलेगा चैप्टर कॉल्ड एज स्टेट्स ऑफ मैटर। ठीक है, तो ये एक्टिविटी भी हो गई। अब हम आ जाते हैं एक स्पेशल टेक्निक पे, दैट इज कॉल्ड एज फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। तो मैं आपको बताऊं, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, ओके, ये फ्रैक्शन में करता है। फ्रैक्शन मतलब अगर स्मॉल अमाउंट भी है तो उसको भी ये अलग कर देता है। ठीक है, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन मतलब डिस्टिलेशन का हायर क्वालिटी है। अब ये किसके लिए यूज होता है, टू लिक्विड्स के लिए, टू मिसिबल लिक्विड्स के लिए। टू मिसिबल, मिसिबल मतलब जो मिक्स हो जाते हैं। आया समझ में, टू मिसिबल लिक्विड हैविंग स्मॉल डिफरेंस इन देयर बॉइलिंग पॉइंट। तो उनकी बॉइलिंग पॉइंट में जो डिफरेंस होता है वो बहुत ही कम होता है। कितना होता है, लेस देन 25 केल्विन। तब हम ये मेथड को यूज करते हैं। आया समझ में, लेस देन 25 केल्विन बोलो का डिफरेंस, या फिर लेस देन 25 डिग्री सेल्सियस का डिफरेंस होता है। समझ में आया? तो अब होता क्या है, इसमें सब कुछ सेम होता है, सब कुछ सेम होता है, सारे प्रोसेस का प्रिंसिपल भी सेम है, बट एक चीज अलग हो जाती है कि इसके अंदर फ्रैक्शनल कॉलम यूज हो जाता है। यही सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। क्या, फ्रैक्शनल कॉलम। आ रहा है समझ में? और इसको ऑयल बाथ में गर्म करते हैं। ऑयल बाथ में इसलिए गर्म करते हैं क्योंकि इवन हीट मिल पाए। क्या मिल पाए, इवन हीट। अदरवाइज आप सिर्फ वायर कॉच रखते हो और बर्नर से हीट करते हो तो इस पोर्शन को ज्यादा हीट मिलती है रादर देन साइड वाले पोर्शन की। बट अगर आप ऑयल बाथ में हीट करते हो, ऑयल बाथ में हीट करते हो, तो सिंपली जो हीट का डिस्ट्रीब्यूशन होगा वो थ्रू आउट होगा, क्योंकि ऑयल पूरा गर्म होगा तो वो राउंड बॉटम फ्लास्क को भी अच्छे से गर्म करेगा। अब ये देखिए, ये सारे अलग अलग टाइप के फ्रैक्शनल कॉलम है। ये देखिए, ये सिंपल पैक्ड कॉलम है और ये बबल प्लेट कॉलम है। ये सबका प्रिंसिपल जो है साथियों वो एक ही है। चलिए मैं इसे अलग तरीके से एक्सप्लेन करता हूँ। मान लीजिए मैंने यहाँ पे ले लिया फ्रैक्शनल कॉलम, ओके, इसे समझाने की कोशिश करता हूँ। तो देखिए यहाँ पे, ओ ये क्या हो गया, तो इधर देखो, थोड़ा बड़ा सा फ्रैक्शनल कॉलम लेता हूँ। ये देखिए, और मान लीजिए इसके अंदर ग्लास बीड्स भरे हुए हैं। क्या भरे हुए हैं, ग्लास बीड्स, ऐसे। ये देखिए, ये ऐसे ग्लास बीड्स, ओके। अभी जो ग्लास बीड्स हैं इनके नीचे क्या होगा, नो डाउट इनके यहाँ पे अपना क्या होगा, राउंड बटन फ्लास्क। ये पूरा ऐसे क्या होगा, राउंड बटन फ्लास्क होगा। हाँ या ना? अब देखिए आगे काम की बात सुनिए। अब ये राउंड बटन फ्लास्क तो आपने देख लिया, ओके। अब इनके अंदर होता क्या है,
इनके अंदर होता है लिक्विड, ठीक है, इनके अंदर क्या होता है, लिक्विड, और जिस लिक्विड का बॉइलिंग पॉइंट कम है, समझ में आया, वो फट से किस में कन्वर्ट होगा, वेपर में, किसमें कन्वर्ट होगा, वेपर में। लेकिन आपको पता है दूसरे लिक्विड का भी बॉइलिंग पॉइंट कम ही है, क्योंकि दोनों में डिफरेंस सिर्फ कितना है, 25 केल्विन का। मतलब अगर लिक्विड ए है और लिक्विड बी है तो दोनों के बॉइलिंग पॉइंट में मेरे भाई डिफरेंस बड़ा सा कम है। तो अगर ये ए की वेपर बनी तो तुरंत बी की भी वेपर बनेगी, बी की भी वेपर बनेगी। लेकिन पहले किसकी वेपर बनेगी बताओ, पहले ए की वेपर बनेगी। किसकी वेपर बनेगी, ए की। ध्यान से सुनियो मैं क्या बोल रहा हूँ। तो ए का वेपर मैं येलो कलर से दिखाऊंगा और बी का जो वेपर है वो रेड कलर से दिखाऊंगा। तो जो येलो कलर की वेपर है ये इसके अंदर जाएगी, हाँ या ना, ये इसके अंदर ऐसे जाएगी, ऐसे ऐसे जाएगी, ऐसे ऐसे, और ये यहाँ पे जाके ऐसे कूल होने लगेगी। क्या होने लगेगी, कूल होने लगेगी ऐसे, राइट। तब तक जो दूसरा लिक्विड है उसका वेपर आने लगेगा, और दूसरे लिक्विड के वेपर का जो हीट है वो येलो वाले, मतलब जो ए वाला लिक्विड है जो वहां पे कंडेंस हो रहा था उसको ट्रांसफर हो जाएगी। तो ये जो ए है ये फिर से और थोड़ा ऊपर जाएगा और फिर यहाँ पे जाके कंडेंस होने लगेगा। तब तक पता चला बी का फिर से वेपर आ गया वहां पे, तो वापस उसकी हीट ले लेगा और ऊपर चले जाएगा। तो इस तरह से बी की जो हीट है वो ए में ट्रांसफर हो जाएगी और ए धीरे धीरे बाहर आ जाएगा पहले। तो फ्रैक्शनल कॉलम बेसिकली करता क्या है, इसमें कंटिन्यूअस कंडेंसेशन और इवेपोरेशन प्रोसेस होता है, कंडेंसेशन एंड इवेपोरेशन। और इन शॉर्ट बोलूं, कंडेंसेशन मतलब कूल होके लिक्विड बनना और इवेपोरेशन मतलब लिक्विड से वेपर बनना। तो इसमें सिंपली होता क्या है कि जिस लिक्विड का बॉइलिंग पॉइंट लो है और जिस लिक्विड का बॉइलिंग पॉइंट स्लाइटली हाई है, तो इसमें से हीट ट्रांसफर इसमें होती है और ये पहले आ जाता है रिसीवर में। सर रिसीवर क्या होता है, अरे मेरे भाई ये जो है ना यही रिसीवर है, ये देखो यहाँ पे। तो आया ये फ्रैक्शनल कॉलम का फंडा। फ्रैक्शनल कॉलम इज बेसिकली क्या है, ये हीट को ट्रैप करता है, हीट को क्या करता है, रोकता है। और जिस लिक्विड का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है जब वो वेपर में कन्वर्ट होता है तो उसकी वेपर को किस में ट्रांसफर करवा देता है, उस लिक्विड को जिसका बॉइलिंग पॉइंट कम है। अब जरा देखिए यहाँ पे इंपॉर्टेंट बताता हूँ, ये ए है और ये बी है। मान लीजिए ए को हीट मिली तो ए इतना ऊपर जाएगा क्योंकि ए का वेपर में कन्वर्ट होने का चांसेस ज्यादा है, और बी को हीट मिला तो इतना ही होगा। तो बताइए इस फ्रैक्शनल कॉलम से पहले कौन बाहर आएगा, ए बाहर आएगा। तो आपको यहाँ पे कौन मिलेगा, ए। मैंने ए को अज्यूम किया है कि वो लो बॉइलिंग लिक्विड है और जो बी है वो हाई बॉइलिंग लिक्विड है, मतलब उसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है। ठीक है, तो चलिए एक रीडिंग लगा लेते हैं फटाफट। इन अ मिक्सचर ऑफ डिफरेंस, इन अ मिक्सचर द डिफरेंस इन बॉइलिंग पॉइंट ऑफ टू लिक्विड इज नॉट एप्रिशिएबल। तो मैंने इसीलिए बोला 25 केल्विन या उससे कम। दे कैनॉट बी सेपरेटेड फ्रॉम ईच अदर यूजिंग द सिंपल डिस्टिलेशन असेंबली। क्या होगा, दोनों एक साथ बाहर आ जाएंगे, दोनों एक साथ बाहर आ जाएंगे साइमल्टेनियसली। टू सेपरेट सच लिक्विड्स प्रोसेस कॉल्ड फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन इज एम्प्लॉयड, ओके, in which a special assembly is used. Assembly मतलब क्या, वही fractional column. In this assembly, the distillation flask is filled with fractionating column. Okay, figure दिखाया गया है जो मैंने आपको बताया. Hence, the vapor first pass through fractional column. Vapor of more volatile liquid with lower boiling point rise up more than the vapor of liquid having higher boiling point. तो वही मैंने बताया, ये देखिए कि A का वेपर जल्दी ऊपर जाएगा कंपेयर टू B, और होगा क्या, सपोज वी हैव अ मिक्सचर ऑफ टू लिक्विड A and B having boiling point 363 Kelvin and 373 Kelvin respectively. A is more volatile, B is less volatile. मतलब A जल्दी वेपर में कन्वर्ट होता है और B वेपर में जल्दी कन्वर्ट नहीं होता। सर ऐसा क्यों सर, A जल्दी वेपर में कन्वर्ट होता है, B जल्दी वेपर में कन्वर्ट नहीं होता, A ज्यादा वोलाटाइल है, B कम वोलाटाइल है। तो इसके पीछे रीजन क्या है सर, तो A का जो बेटा है ना इंटरमोलिकुलर फोर्स वो वीक है। A के अंदर मतलब ए पूरा जो लिक्विड ए है उसके अंदर जो इंटर पार्टिकल जो जो मॉलिक्यूल्स हैं उनके बीच अट्रैक्टिव फोर्स कम है, और बी के अंदर अट्रैक्टिव फोर्स क्या है, ज्यादा है। समझ में आया। तो जैसे जैसे आप मिक्सचर को हीट करोगे, वेपर ऑफ ए along with little bit of B rise up and come in contact with the large surface of the fractionating column. Vapor of B condense rapidly into the distillation flask. मतलब वो जल्दी क्या हो जाती है, ठंडी हो जाती है और वो नीचे चली जाती है। बताया ना मैंने अभी, B की हीट किसको ट्रांसफर हो जाती है, ए को, क्योंकि बी का क्या है, बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है ना, तो उतनी हीट
अवेलेबल नहीं है तो ये तुरंत ठंडा होकर वापस लिक्विड के फॉर्म में नीचे आता है, और दूसरा हीट किसको मिल जाता है, ए को। वाइल पासिंग थ्रू द फ्रैक्शनलिटी कॉलम देयर इज एन एक्सचेंज बिटवीन द असेंडिंग वेपर एंड डिसेंडिंग लिक्विड। समझ में आया? मतलब जो ऊपर की तरफ वेपर जा रहा है और नीचे की तरफ लिक्विड आ रहा है, तो लिक्विड नीचे की तरफ आ रहा है, ये भी गर्म है, किसका, बी का, और ऊपर कौन जा रहा है, वेपर, किसका, ए का, तो बी की हीट भी ए को मिल जाती है और ए का वेपर का और स्पीड हो जाता है। द वेपर ऑफ बी आर स्क्रबल्ड ऑफ बाय द डिसेंडिंग लिक्विड, दिस मेक्स द वेपर रिचर इन ए। अब यहाँ पे क्या है, द वेपर ऑफ बी आर स्क्रबल्ड ऑफ बाय डिसेंडिंग लिक्विड, मतलब जो बी नीचे जा रहा है ना, ए तो ऊपर जाएगा, देखो ए का नीचे आने का चांसेस बहुत कम है क्योंकि ए का बॉइलिंग पॉइंट कम है, थोड़ी सी हीट होगी वो ऊपर जाएगा, लेकिन बी नीचे आएगा ना तो वो क्या करेगा पता है, जो दूसरा बी ऊपर जा रहा है उससे हीट ले लेगा। लेकिन सर ऐसा भी तो हो सकता है ए शायद बी से हीट ले ले, तो नो डाउट अगर ए बी से हीट लेगा बेटा तो ए तो बॉइलिंग पॉइंट कम है तो जल्दी और ऊपर जाएगा। ठीक है, दिस प्रोसेस इज रिपीटेड ईच टाइम द वेपर एंड लिक्विड कम्स इन कॉन्टैक्ट विद द सर्फेस ऑफ फ्रैक्शनेटिंग कॉलम, राइजिंग वेपर्स बिकम रिचर इन ए। ये तो हम लोग डिस्कस कर चुके। ठीक है, एंड एस्केप थ्रू द फ्रैक्शनेटिंग कॉलम, और किससे एस्केप कर जाते हैं, फ्रैक्शनेटिंग कॉलम से। द कंडेंसर while the liquid in the distillating flask is richer in B। ओके, डिस्टिलेटिंग फ्लास्क मतलब वही राउंड बॉटम फ्लास्क, किसमें रिच हो जाता है, बी में। द सेपरेटेड कंपोनेंट आर फर्दर प्यूरिफाइड बाय रिपीटिंग द प्रोसेस, मतलब प्रोसेस को अगर बार बार रिपीट करोगे तो प्योरिटी बढ़ जाती है। मिक्सचर ऑफ एसीटोन एंड मिथाइल अल्कोहल, एसीटोन एंड बेंजीन कैन बी सेपरेटेड बाय फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। तो आपको ये याद रखना होगा, किसका इसका मिक्सचर, एसीटोन, एसीटोन और मिथाइल अल्कोहल, एसीटोन एंड मिथाइल अल्कोहल, और दूसरा क्या है, एसीटोन एंड बेंजीन। ठीक है, इसको भी हम लोग सेपरेट कर सकते हैं। तो ये था हमारा फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन दोस्तों, समझ में आ रहा है। अब ये नेक्स्ट आता है डिस्टिलेशन अंडर रिड्यूस प्रेशर। अब ये कब होगा, एक ऐसा लिक्विड जिसका बॉइलिंग पॉइंट कम होता है और प्लस वो ज्यादा टेम्परेचर पे डिकम्पोज हो जाता है। डिकम्पोज हो जाता है मतलब अगर आपने उसे ज्यादा हीटिंग दे दी, मतलब ऐसा लिक्विड जो अपने बॉइलिंग पॉइंट पे क्या हो जाता है, डिकम्पोज हो जाता है। मतलब मान लीजिए कोई एक लिक्विड है सी और उसका बॉइलिंग पॉइंट है 45 डिग्री सेल्सियस, और 45 डिग्री तक अगर उसे गर्म किया ना तो वो टूट जाता है, मतलब उसका जो होता है ना केमिकल कंपोनेंट है वो चेंज हो जाता है। तब ऐसे लिक्विड के लिए क्या करेंगे, तो जरा ध्यान से सुनना। तो ऐसे लिक्विड का बॉइलिंग पॉइंट 45 डिग्री सेल्सियस है, लेकिन कब 45 डिग्री सेल्सियस है, जब प्रेशर क्या होता है 1 एटमॉस्फेयर। लेकिन अगर हम लोग एक्सटर्नल प्रेशर को कम कर देंगे तो उसका बॉइलिंग पॉइंट भी कम हो जाएगा। याद रखिए दोस्तों, जो लिक्विड है जैसे पानी है, तो पानी का जो बॉइलिंग पॉइंट है ना वो 100 डिग्री सेल्सियस कब होता है, 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे। समझ में आया? क्योंकि बॉइलिंग पॉइंट होता क्या है, बॉइलिंग पॉइंट इज अ टेम्परेचर एट विच वेपर प्रेशर ऑफ अ लिक्विड बिकम्स इक्वल टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर। मतलब एक ऐसा टेम्परेचर जब लिक्विड का वेपर प्रेशर किसके बराबर हो जाता है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। लेकिन अगर एटमॉस्फेरिक प्रेशर को ही कम कर दिया जाए तो लिक्विड का बॉइलिंग पॉइंट तो इजीली कम हो जाएगा। चलिए इसका एक सुपर एग्जांपल देता हूँ। अगर सेम पानी को आप किसी ऊंचे पहाड़ पे ले जाके गर्म करो तो देखो वो 100 डिग्री सेल्सियस के पहले ही गर्म हो जाता है, 75-80 पे ही गर्म हो जाएगा। पता है क्यों? क्योंकि पहाड़ पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम है, तो वहां पे वाटर जो है वो जल्दी बॉइल हो जाएगा। सेम वही, अगर कोई लिक्विड अपने बॉइलिंग पॉइंट पे डिकम्पोज हो जा रहा है तो वैसे केसेस में हम क्या करेंगे, प्रेशर को कम करके उसका डिस्टिलेशन करेंगे। ओके, रिड्यूस प्रेशर ऐसे। तो उसका जो डायग्राम है वो तो यहाँ पे नहीं दिया है, बट मैं आपको बताऊं उसमें करते क्या है, उसमें ये सब कुछ असेंबली सेम रहती है, सिर्फ यहाँ से बोलते हैं ना एक प्रेशर गॉज लगा देते हैं जो इंटरनल प्रेशर को क्या कर देता है, कम कर देता है। बस इतना याद रखिए। लिक्विड हैविंग वेरी हाई बॉइलिंग पॉइंट और दोज विच डिकम्पोज ऑन हीटिंग। ऐसा लिक्विड, सर आपने बोला लो लिक्विड, अरे भैया एग्जाम्पल दे रहा था मैं, समझ में आया? ऐसा कोई भी लिक्विड जो डिकम्पोज हो जाता है मतलब टूट जाता है, उसका केमिकल स्ट्रक्चर चेंज हो जाता है। ठीक है, ओके, are purified by carrying out distillation under reduced pressure. In this method, liquid is made to boil at a temperature which is below its normal boiling point by reducing the pressure on the surface of liquid. बोला ना मैंने, अगर आप लिक्विड की सरफेस पे या फिर जो प्रेशर है उसको कम कर दोगे तो लिक्विड जो है वो कम टेम्परेचर पे बॉइल होगा। तो सिंपल सी बात है, तो अब वो डिकम्पोज नहीं होगा। प्रेशर इज रिड्यूस यूजिंग अ वाटर पंप और वैक्यूम पंप। मैंने बोला ना प्रेशर गॉज, वही वैक्यूम पंप।
इन सोप इंडस्ट्रियल ग्लिसरॉल, इन सोप इंडस्ट्री ग्लिसरॉल इज सेपरेटेड फ्रॉम सोप बाय यूजिंग दिस टेक्निक, क्योंकि ग्लिसरॉल जो है वो टूट जाता है किस पे, उसकी बॉइलिंग पॉइंट पे। तो हम लोग क्या करते हैं, प्रेशर को कम कर देते हैं और जिससे ग्लिसरॉल बिना डिकम्पोज हुए बाहर आ जाता है। ठीक है, अब जो नेक्स्ट मेथड है साथियों वो है सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन। ठीक है, तो जो सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन का मेथड है, ओके, ये बड़ा ही सिंपल सा मेथड है। इसे मैं फटाक से एक्सप्लेन कर देता हूँ, आपको सब समझ में आ जाएगा। ये देखिए, ये दो लिक्विड है, ये दो लिक्विड, ओके। ये मान लीजिए ऑर्गेनिक कंपाउंड है, लेकिन ये किस में है, एक्वस लेयर में। किस में है, एक्वस लेयर में। समझ में आ रहा है, एक्वस लेयर मतलब वाटर में है। ये कब होता है, देखिए ये सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन वाला मेथड कब यूज होता है, जब, ध्यान से सुनिएगा, जब एक सब्सटेंस की सॉल्युबिलिटी, जब एक सब्सटेंस की सॉल्युबिलिटी, मान लीजिए दो सॉल्वेंट है, एक सॉल्वेंट में ज्यादा हो और एक सॉल्वेंट में कम हो। समझ में आया, तो मान लीजिए एक कोई सब्सटेंस है, मान लीजिए एस है और वो बी के अंदर है। वो किसके अंदर है, बी के अंदर, लेकिन जो सब्सटेंस है उसकी बी के अंदर सॉल्युबिलिटी क्या है, कम है। सॉल्युबिलिटी क्या है, कम, लेकिन ए के अंदर सॉल्युबिलिटी क्या है, ज्यादा। तो अगर अगर आपने बी में ए डाल के उसको स्टर किया, बी में ए को डाल के स्टर किया, तो जो एस है ना वो बी से ए में ट्रांसफर हो जाएगा। अब इसके भी कुछ क्राइटेरिया है कि सबसे पहले जो सब्सटेंस एस है वो ए के साथ रिएक्ट नहीं होना चाहिए, ए के साथ रिएक्ट नहीं होना चाहिए। समझ में आ रहा है, ऐसा क्राइटेरिया है। मतलब इसमें जो सॉल्वेंट से हम सिलेक्ट करते हैं सेपरेशन के लिए, वो हमारे डिजायर्ड कंपोनेंट के साथ रिएक्ट नहीं करना चाहिए। मान लीजिए जो हमारा सब्सटेंस एस है वो बी में प्रेजेंट था, बट हमको बी से उसको निकालना है, तो मैं एक ऐसा लिक्विड यूज करूंगा जिसमें इस सब्सटेंस की सॉल्युबिलिटी ज्यादा है। तो मान लीजिए मैंने ए को यूज कर लिया, ये एक सॉल्वेंट है ए। तो सॉल्वेंट के कुछ क्राइटेरिया होते हैं, आप ऐसे ही नहीं कोई भी सॉल्वेंट ले लोगे। सबसे पहले जो सब्सटेंस है वो उसमें ज्यादा सॉल्युबल होना चाहिए। दूसरा, ए बी के साथ रिएक्ट नहीं करना चाहिए, ए एस के साथ भी रिएक्ट नहीं करना चाहिए, ऐसा सब क्राइटेरिया। फिर क्या, एकदम सिंपल है, आप लेके स्टर कर दो। फिर यहाँ पे मान लीजिए जो कंपाउंड था हमारा वो ऑर्गेनिक कंपाउंड एक्वस लेयर में था, एक्वस से वो किस में ट्रांसफर हो जाएगा, ऑर्गेनिक में, क्योंकि उसकी सोलिबिलिटी किस में ज्यादा है, ऑर्गेनिक में। और फिर क्या, इस नॉब को खोल दीजिए और इतना पूरा पार्ट निकाल लीजिए और ये ऊपर पार्ट रह जाएगा। समझ में आया। और फिर इसमें से आप अपने कंपाउंड को कैसे निकालोगे, सिंपल डिस्टिलेशन यूज कर लो। आ रहा है समझ में, या फिर उसके अलग अलग तरीके हैं, क्रिस्टलाइजेशन भी हो सकता है। समझे, चलिए तो पढ़ लेते हैं, एक बार रीडिंग लगा लेते हैं इसकी। वेन एन ऑर्गेनिक सब्सटेंस, ये एस है, पता है मैंने एस अज्यूम किया था, इज प्रेजेंट इन एक्वस सोल्यूशन, मान लीजिए बी में प्रेजेंट है, इट कैन बी एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम दैट solution by shaking it with organic solvent in which the substance is more soluble। तो ये ऑर्गेनिक सॉल्वेंट क्या है, ए है। तो देखिए अब आपको समझ में आ रहा होगा, द ऑर्गेनिक लिक्विड शुड बी इमिसिबल विथ वाटर। ओके, मतलब जो ए है, जो आपने चूज किया है, ये बी में सॉल्युबल नहीं होना चाहिए, नहीं तो पता चला फिर ए और बी को ही अलग नहीं कर पा रहे। मैंने बताया ना सॉल्वेंट के कुछ क्राइटेरिया होते हैं, तो ए और बी सॉल्युबल नहीं होना चाहिए, मतलब मिसिबल नहीं होना चाहिए, और दूसरा ए ना तो एस के साथ रिएक्ट होना चाहिए ना तो बी के साथ। ओके, एंड बी एबल टू फॉर्म टू लेयर्स, ऑब्वियसली वो लोग मिक्स नहीं होंगे तो दो लेयर बनेगी। जिसका डेंसिटी ज्यादा है ऑब्वियसली वाटर का, तो वो नीचे रहेगा, और जिसका डेंसिटी कम है वो ऊपर रहेगा। ठीक है, इन दिस प्रोसेस solute distribute itself between two immiscible liquid from the aqueous phase, the solute gets extracted in the organic phase। क्यों ऑर्गेनिक फेज में जाता है, क्योंकि उसमें वो ज्यादा सोल्यूबल है। क्यों उसमें ज्यादा सोल्यूबल है, क्योंकि एक थियरी है, लाइक डिजॉल्व्स लाइक। ऑर्गेनिक ऑर्गेनिक में जाएगा, पोलर पोलर में जाएगा, नॉन पोलर नॉन पोलर में जाएगा। जैसे कॉलेज में देखते हो ना आप, गधे बच्चे गधों के दोस्त बनाते हैं, स्कॉलर बच्चे स्कॉलर को दोस्त बनाते हैं। ऐसे बहुत कम देखोगे आप कि दो फ्रेंड है उसमें एक बहुत स्कॉलर है और एक बहुत वीक है, ऐसा बहुत रेयर होता है। ठीक है, एक्सट्रैक्शन ऑफ कंपाउंड टेक्स प्लेस बेस्ड ऑन द डिफरेंस इन सॉल्युबिलिटी ऑफ कंपाउंड इन टू लिक्विड, ये तो मैंने अभी बताया। ऑन शेकिंग फॉर अ फ्यू टाइम्स with a small volume of organic phase, most of solute gets extracted into the organic phase। The organic solvent is then removed by distillation and the solute is selected। मैंने बोला ना, सॉल्वेंट को आप क्या करो, अलग कर दो, सॉल्यूट रह जाएगा। The solvent extraction process is important, it helps clean separation in a short span। समझ में आ रहा है, कम टाइम में इजी सेपरेशन दे देता है। इफ सोल्यूट इज लेस सोल्यूबल इन ऑर्गेनिक फेज,
then technique called continuous extraction is used, where the same amount of organic solvent is used repeatedly for extraction. मतलब क्या होता है, जब सोल्यूट है वो ऑर्गेनिक कंपोनेंट में कम सोल्यूबल होता है, मतलब नो डाउट एक्वस से ज़्यादा ही सोल्यूबल होता है लेकिन कम सोल्यूबल होता है, तो हमको क्या करना पड़ता है, बार बार क्या करना होगा, हमें ऑर्गेनिक सॉल्वेंट को डाल के शेकिंग करनी होगी, क्योंकि एक्वस से वो ट्रांसफर हो बार बार, तो इसी को बोलते हैं कंटिन्यूस। क्यों? क्योंकि हर बार जो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट है ये थोड़ा थोड़ा अमाउंट ही एक्वस फेज से निकाल पाएगा, तो इसमें ढेर सारे ऑर्गेनिक सॉल्वेंट की जरूरत है, इसीलिए प्रोसेस कंटिन्यूस होता है, मतलब बार बार। ठीक है, दिस टेक्निक इन्वॉल्व्स कंटिन्यूअस डिस्टिलेशन ऑफ सॉल्वेंट विद इन द सेम असेंबली, thus use large quantity of organic solvent is voided। आ रहा है समझ में? मतलब इसमें हम साइमल्टेनियसली डिस्टिलेशन का भी असेंबली लगा देते हैं। क्यों? होता क्या, देखिए, पहले ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में थोड़ा सा सोल्यूट आया, किससे, एक्वस फेज से, फिर जैसे ही ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में वो सोल्यूट आ गया, हम उसका डिस्टिलेशन कर रहे हैं तो आपको वापस ऑर्गेनिक सॉल्वेंट मिल जा रहा है, तो वापस उसको ट्रांसफर कर दोगे किसमें, सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन असेंबली में। आया समझ में? तो इस तरह से आपको बार बार अलग सॉल्वेंट लाके जरूर डालने की ज़रूरत नहीं है, वो सॉल्वेंट, वो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट जिसमें सॉल्यूट ऑलरेडी था, उसी से ऑर्गेनिक सॉल्वेंट को निकाल के फिर आपने डाल दिया। ओके, अभी जो डिवाइस है इसका मैं आपको नाम बताऊंगा, ये जो आप ऐसे देख रहे हो इसको बोलते हैं सेपरेटिंग फनल। सेपरेटिंग फनल आया समझ में? और इसमें नीचे हमेशा वो लिक्विड होता है जिसकी डेंसिटी कम होती है, और जनरली वो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट, और सॉरी वाटर होता है। ओके, और ऊपर जनरली वो लिक्विड होता है जिसकी डेंसिटी कम होती है, और वो जनरली ऑर्गेनिक सॉल्वेंट होता है। नीचे वाटर, ऊपर ऑर्गेनिक सॉल्वेंट। तो आई होप आपको ये मेथड बहुत ही अच्छे से समझा होगा। नेक्स्ट जो मेथड है क्रोमेटोग्राफी, ये हम पढ़ेंगे अपने नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, तो हमारी वीडियो को शेयर कर दीजिए, और अगर आप चैनल पे पहली बार आए हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, और बेल आइकन को जरूर दबा देना, ताकि मैं जब भी वीडियो को अपलोड करूं आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। तो इसी तरह हमारी वीडियो देखते रहिए, अपना ज्ञान बढ़ाइए, अपने माता पिता का नाम रोशन कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय।